स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको आपको पढ़ के इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में भारत अमेरिका ने कहां ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पे हस्ताक्षर किया है? ये कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? ये मलेशिया की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मलेशिया की राजधानी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह जापान की बनी है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। और ये टोक्यो किस द्वीप पे विकसित हुआ है? होन्शु द्वीप पे विकसित हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है शक्ति का नामकरण। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? ये भुवनेश्वर में मिली है। उड़ीसा भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी मिली है। बताइएगा, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आइनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? ये तजाकिस्तान में कर दिया। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? दुशानबे हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? PM सेतु योजना की है। किसकी की है? PM सेतु योजना की आधारशिला रखी है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य में की है? ये गुजरात में की है। कहाँ की है? गुजरात राज्य में इस योजना की शुरुआत की है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही सनराइज ओसोवॉग GCC और सीड्स सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। बताइएगा, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थिति को मनाया गया? 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? यह सिंगापुर के द्वारा कर दिया गया है। किस देश के द्वारा कर दिया गया है? सिंगापुर। और सिंगापुर में इनकी मृत्यु हुई। बताइएगा, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहां में लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे लोकनेतो डीबी पाटिल हवाई अड्डे का संबंध कहाँ, किस शहर से हो जाएगा? किस जगह से हो जाएगा? ये नवी मुंबई से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? नवी मुंबई से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किस राज्य के द्वारा कर दी गई है? यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। और उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? ये बीजेपी यानी भाजपा की सरकार हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? किस जगह प्रारंभ हुआ है? ये बारबाडोस में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में 67 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ द ईयर किसके द्वारा घोषित किया गया? 67 ये dictionary.com के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? dictionary.com के द्वारा 67 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 67। बताइएगा, हाल ही में विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 31 अक्टूबर को ही मनाया गया। और 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। इसी जवाब हो जाएगा।
बताइएगा। अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ में शुरू हुआ है? ये मुंबई में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। बताइएगा, हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ में मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। मेरा हो चोंगबा उत्सव जो है ना, वो दोनों जनजातियों के मध्य जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए, एकता निर्मित करने के लिए। बताइएगा, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? ये मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? मैग्नेसन कार्लसन। और कार्लोस अल्काराज जो हो जाएंगे वो टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? टेनिस से। बताइएगा, हाल ही में विश्व कपास दिवस 2025 को किस तिथि को मनाया गया है? ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया है? 7 अक्टूबर को मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? ये दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय, शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा देश है? ये यूएस यानी ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा देश हो जाए? यूएसए अमेरिका हो जाएगा। यूके ब्रिटेन होता है, यूएसए अमेरिका हो जाएगा जिसका योगदान शीर्ष है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा शहर घोषित हुआ है? ये कोलकाता हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैवॉक 6 चलाया है? ये सीबीआई के सहयोग से चलाया है। और अभी वर्तमान में रॉक के महानिदेशक कौन है? ये पराग जैन हो जाएंगे। और सीबीआई के आईबी के हैं तपन कुमार डेका। परवीन सूद हो जाएंगे। सीबीआई के कौन हो जाएंगे? परवीन सूद हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआईएसएटी ने स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ में लॉन्च की है? ये तेलंगाना और कर्नाटक में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है? तेलंगाना एवं कर्नाटक में लॉन्च किया। बताइएगा, हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? ये चाइना के द्वारा शुरू की गई। किस देश के द्वारा शुरू की गई है? चाइना के द्वारा शुरू की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? ये घड़ियाल, डॉल्फिन एवं स्लॉथ का हो जाएगा। घड़ियाल, डॉल्फिन एवं स्लॉथ जीवों के लिए किया है वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान परियोजना का शुभारंभ। और बताइएगा, साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में किस उपन्यास का हिंदी अनुवाद जारी किया है? द लास्ट डे का अनुवाद जारी किया है। किस उपन्यास का अनुवाद जारी किया है? द लास्ट डे का जारी किया है। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य सामान्य अध्ययन, इस पीढ़ी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। बताइएगा, पहला युवा ओलंपिक खेल कहाँ में आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था? 2010 में आयोजित किया गया था। बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी जो प्रारंभ की थी वो किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई थी। किसके समय में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ हुई थी। बताइएगा, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यह जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का संचरण होता है। बताइएगा, संघीय मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संघीय मंत्री परिषद। बताइएगा, एलिफेंटा दर्रा जो है वह किस देश में है? ये श्रीलंका में हो जाएगी। और एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? ये मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? ये मेघालय राज्य में हो जाएगी। बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
कामागाटा मारू जहाज को किसके द्वारा किराए पर लिया गया था? बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था। कामागाटा मारू की घटना हुई थी 1914 में, यह घटना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वेलिंगटन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? ये घुड़दौड़ से संबंधित हो जाएगा वेलिंगटन कप हो जाए। बताइएगा घुड़सवारी के परिसर को क्या कहा, घुड़दौड़ के परिसर को क्या कहा जाता है? एरीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरीना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? यह कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बॉम्बे राज्य को विभाजित करके दो अलग राज्य महाराष्ट्र एवं गुजरात निर्मित किए गए थे। कब किए गए थे? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात बॉम्बे को अलग करके गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित किया गया था। बताइएगा जिन्ना हाउस कहाँ अवस्थित है? जिन्ना हाउस ये मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी का जो है ना समाधि स्थल भी मुंबई में ही है। बताइएगा रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा खेल है? ये शतरंज हो जाएगा। और हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा शतरंज खेल पे प्रतिबंध लगा दिया गया? अफगानिस्तान के द्वारा इस खेल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइएगा मोबाइल फोन का आविष्कार किन्होंने किया था? मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट जो है वह कब जारी की गई थी? 2006 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 2006 में। और आरटीआई कब जारी हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को जारी हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। बताइएगा आर्य समाज जो थे वो 4 वर्णों में विभक्त थे। वह 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। बताइएगा नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो थी, जो चोल काल का एक उदाहरण है, वह किस धातु की निर्मित थी? यह कांस्य की निर्मित हो जाएगी। किसकी निर्मित हो जाएगी? कांस्य की निर्मित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा बैंक है? ये एसबीआई हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माही हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। बताइएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? गतिरोध एवं मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बताइएगा किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जीवन स्तर का, किसी व्यक्ति के जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो है वह कौन सी है? यह तक्षशिला हो जाएगी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किन राजा के द्वारा कराया गया था? महाराजा तक्ष के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा तक्ष के द्वारा कराया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना वो गोपाल के द्वारा कराई गई थी। और विक्रमशिला धर्मपाल। बताइएगा ड्यूस किस व्यक्ति का उपनाम था? ड्यूस ये मुसोलिनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मुसोलिनी का ड्यूस उपनाम हो जाएगा। और बताइएगा फ्यूरर किस व्यक्ति का उपनाम है? एडोल्फ हिटलर का हो जाएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपमा किसके द्वारा दी गई थी? एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पेंटागन जो प्रसिद्ध स्थल है पेंटागन वह किस देश में अवस्थित है? पेंटागन ये अमेरिका में हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा पेंटागन। और यह वाशिंगटन में स्थित हो जाएगा। बताइएगा व्हाइट हाउस कहाँ अवस्थित है? ये अमेरिका में ही हो जाएगा। व्हाइट हाउस जो है ना वहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थल हो जाएगा। बताइएगा लेडी विद द लैंप के उपनाम से कौन सी व्यक्ति प्रख्यात थे? यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएंगी, लेडी विद द लैंप। और बताइएगा एशिया का प्रकाश पुंज किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बताइएगा मेडन क्वीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेडन क्वीन के नाम से एलिजाबेथ को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? एलिजाबेथ। और बताए मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात थे? ये विस्मार्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विस्मार्क हो जाएंगे। बताइएगा पौधों में जल का संचरण तो जाइलम के द्वारा होता है, जबकि भोजन का संचरण किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम से। फूड यानी फ्लोएम, जल यानी जाइलम। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
ये सूर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य के मध्य की सूर्य के केंद्र की जो ऊष्मा है वो कितनी है? ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। और किनारों को क्या कहा जाता है? सूर्य के किनारों को कोरोना कहा जाता है। इसके कोरोना का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। बताइएगा, वर्णधता से ग्रसित व्यक्ति किस रंग लाल रंग जो है, वर्णधता से ग्रसित व्यक्तियों को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ता है? हरे रंग का दिखाई पड़ता है। और बताइएगा, वर्णधता से हमेशा प्रभावित कौन रहेगा? ये पुरुष ही रहेगा, जबकि इसका परिवहन कौन करेगी? महिला के द्वारा इसका संचरण होता है, किंतु प्रभावित जो रहेगा हमेशा पुरुष ही रहेगा। बताइएगा, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है? यह रक्तचाप के संबंध में होता है। रक्तचाप को मापने की मशीन को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। बताइएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यह कला क्षेत्र में हो जाएगा। किस क्षेत्र में हो जाएगा? कला क्षेत्र में हो जाएगा। बताइएगा, किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? यह कनिष्क को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। बताइए, गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी? यह संस्कृत हो जाएगी, दरबारी भाषा। बताइएगा, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। बताइएगा, सिनेमा का आविष्कार 1895 में किनके द्वारा किया गया था? लुइस लुमियर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। लुमियर ब्रदर्स के द्वारा, ऑगस्टा एवं लुइस लुमियर। बताइएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया गया था। सही जवाब, राष्ट्रपति विनिर्मित हुए। बताइएगा, यूएनओ के द्वारा विश्व ठहाका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संसार की सबसे ऊंची टावर कौन सी टावर है? यह बुर्ज खलीफा हो जाएगी। बबलू जी एकदम सही जवाब है, बुर्ज खलीफा ही हो जाएगी, संसार की सबसे ऊंची टावर हो जाएगी। बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह कब पारित हुआ था? यह 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया था? यह देवपाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? देवपाल के द्वारा कराया गया था। बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? यह गोपाल हो जाएगा। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? यह मुंगेर हो जाएगी। पाल वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मुंगेर हो जाएगी। बताइएगा, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? यह गंग शासकों के द्वारा कराया गया था। किन शासकों के द्वारा कराया गया था? गंग शासकों के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाले गंग शासक कौन थे? दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाले ये माधव प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माधव प्रथम हो जाएंगे। बताइएगा, कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला नगर में विधयगिरी पहाड़ी पर स्थित किसकी मूर्ति का निर्माण पश्चिमी गंग शासक मंत्री चामुंड राय ने करवाया था? यह गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसकी मूर्ति का निर्माण कराया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। बताइएगा, चोलों के आक्रमण के कारण 1004 ईस्वी में किस वंश का पतन हो गया था? यह गंग वंश का ही हो जाएगा। किस वंश का हो जाएगा? गंग वंश का ही हो जाएगा, पश्चिमी गंग वंश का हो जाएगा। बताइएगा, काकातीय वंश का संस्थापक कौन था? यह बीटा प्रथम हो जाएगा। काकातीय वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बीटा प्रथम हो जाएगा। और बताइए, काकातीय वंश की राजधानी कहाँ थी? यह अमकोंड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अमकोंड हो जाएगी। और काकातीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था?
ये गणपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गणपति हो जाएगा। और इस वंश की सबसे प्रसिद्ध एक महिला थी रुद्रमा देवी। ये किसकी पुत्री थी? ये गणपति की ही पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी थी। इन्होंने पुरुषों की भांति 35 वर्षों तक शासन किया था। बताइएगा गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? ये वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। और बताइएगा वारंगल हो जाएगा। हाँ बताइएगा काकातीय वंश का अंतिम शासक कौन था? ये रुद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रुद्र हो जाएंगे। और बताइएगा किस वंश के शासक राय गजकेसरी एवं दया गजकेसरी की उपाधि धारण की थी? ये काकातीय वंश के शासक हो जाएंगे प्रताप रुद्र। और राय गजकेसरी की उपाधि रुद्रमा देवी ने धारण की थी, जिन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया था। रुद्रमा देवी किसकी पुत्री हो जाएंगी? ये गणपति की हो जाएंगी। किनकी पुत्री हो जाएंगी? गणपति की। बताइएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने कराई थी? ये गोपाल के द्वारा कराई गई थी। और जबकि विक्रमशिला के धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। बताइएगा सेन वंश का संस्थापक कौन था? ये सामंत सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सामंत सेन। और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया लखनौती हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? नादिया लखनौती। नादिया लखनौती। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। और जयदेव किसके राजसभा में थे? ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के राजसभा में हो जाएंगे। किसके राजसभा में हो जाएंगे? लक्ष्मण सेन के। बताइएगा हलायुद्ध जो थे वह किनके न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे? हलायुद्ध ये लक्ष्मण सेन के ही प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित शासक कौन थे? ये विजय सेन हो जाएंगे। देवपाड़ा से कौन हो जाएंगे? विजय सेन हो जाएंगे। बताइएगा कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश जो था वो कौन कौन से वंश हो जाएंगे? क्रमवर्ष बताना है। ये कारकेट वंश हो जाएंगे, उत्पल वंश और लोहार वंश हो जाएंगे। कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश हो जाएंगे। बताइएगा कश्मीर में किस वंश के द्वारा हिंदू धर्म की स्थापना की गई थी? हिंदुत्व की स्थापना की गई। यह दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दुर्लभ वर्धन के द्वारा। और बताइएगा हेनसांग जो है, हेनसांग वह किस कश्मीर के शासक के समय में शासन काल में कश्मीर की यात्रा किया था? यह दुर्लभ वर्धन के शासन काल में किया था। किसके शासन काल में किया था? दुर्लभ वर्धन के शासन काल में। बताइएगा कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये ललितादित्य मुक्तापिंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ललितादित्य मुक्तापिंड। और बताइएगा कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? इसे ये ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही कराया गया था। और बताइए कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन को कहा जाता है। बताइएगा कारकेट वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का शासन हुआ था? उत्कल वंश का हुआ था। उत्पल वंश का हुआ था। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? ये अवंती वर्मन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अवंती वर्मन हो जाएंगे। उनके नाम पर एक नगर का निर्माण किया गया था। किस नगर का निर्माण किया गया था अवंती वर्मन के नाम पे? अवंती वर्मन नगर का, अवंतीपुर नामक नगर का स्थापना किया गया था। बताइएगा उत्पल वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ये लोहार वंश का हुआ था। और लोहार वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? संग्राम राज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संग्राम राज हो जाएंगे। और बताइए संग्राम राज की पत्नी जो प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता करती थी, उनका नाम क्या था? ये सूर्यमती हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सूर्यमती हो जाएगी। बताइएगा हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर्षचरित के बाणभट्ट हो जाएंगे। बताइएगा कलहन जो थे वह किस शासक के आश्रित कवि हो जाएंगे? ये हर्ष के आश्रित कवि कौन हो जाएंगे? कलहन हो जाएंगे। बताइएगा लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये जय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जय सिंह हो जाएंगे। बताइएगा राजतरंगिणी किनकी रचना है? ये कलहन की रचना हो जाएगी राजतरंगिणी। बताइएगा कामरूप वंश की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कामरूप वंश या वर्मन वंश का, कामरूप का वर्मन वंश की स्थापना यह पुष्प वर्मन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुष्प वर्मन के द्वारा की गई थी। और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी?
ये प्राग ज्योतिष में स्थापित की थी। कहाँ की थी? प्राग ज्योतिष में स्थापित की थी। तो लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री आप लोगों के मध्य होमवर्क से माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी लुसेंट सीरीज का प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? टाटा के पास हो जाएगा। और बताइएगा टाटा के द्वारा कितनी बोली लगाकर इसका आधिपत्य ग्रहण किया गया था? 18,000 करोड़ की बोली लगाकर इसका आधिपत्य अधिग्रहित किया गया था। बताइएगा एयर इंडिया के स्वामित्व का जो है पुष्टि टाटा के किस चेयरपर्सन ने की थी? ये एन चंद्रशेखरन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एन चंद्रशेखरन के द्वारा की गई थी। बताइएगा पवन हंस लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में अक्टूबर में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना हो जाएगा। और बताइएगा पवन हंस लिमिटेड को कब पंजीकृत करके इसका कार्यालय कहाँ में स्थापित किया गया था? ये नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया गया था। बताइएगा विगत 2020 में पवन हंस लिमिटेड के पास कितने हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है? ये 43 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पवन हंस लिमिटेड के पास 2020 में था। बताइएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1995 में किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था। बताइएगा केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। बताइएगा भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? NW1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? NW1 हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर हो जाएगी। प्रयागराज से हल्दिया के मध्य 1620 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा NW2 जो है वह कहाँ से कहाँ के मध्य है? सादिया से धुबरी पट्टी हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 891 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और NW3 कहाँ से कहाँ अवस्थित है? कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा। कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा। और इसकी लंबाई हो जाएगी 205 किलोमीटर। और बताइएगा NW4 जो है वह कहाँ से कहाँ अवस्थित है? काकीनाडा से मरकक्कानम हो जाएगी। मरकक्कानम। और इसकी लंबाई कितनी है NW4 की? 1095 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? ये मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और यह किस चट्टान के पीछे अवस्थित है? डॉल्फिनोज चट्टान के पीछे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा कांडला बंदरगाह का नया नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पतन कर दिया गया। क्या कर दिया? दीनदयाल पतन कर दिया गया। और बताइएगा कांडला जो बंदरगाह है वह कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा। और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। एक ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला हो जाएगा बंदरगाह। बताइएगा एन्नौर बंदरगाह जो है वह भारत का कैसा बंदरगाह है? पहला निगमीकृत बंदरगाह हो जाएगा। कैसा बंदरगाह हो जाएगा? पहला निगमीकृत बंदरगाह हो जाएगा। और भूबद्ध बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? यह विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा गया है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी। कब की गई थी? यह 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। बताइएगा तूतीकोरिन कांडला एन्नौर बंदरगाह का नया नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तूतीकोरिन का BO चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। जबकि कांडला का दीनदयाल पतन और एन्नौर का क्या कर दिया गया है? कामराज नाम परिवर्तित करके कामराज एन्नौर का कर दिया गया है। बताइएगा हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह जो है वो भारत का कौन सा बंदरगाह है? ये चेन्नई हो जाएगा। और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी।
बताइएगा कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड की 1972 में की गई थी। और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह कोच्चि केरल में हो जाएगा। सही जवाब है कोच्चि केरल में हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी लुसेंट सीरीज का प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन माह प्रति माह कितना होता है? 2,80,000 होता है। और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 होता है। और राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना होता है? 2,50,000 एवं अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। किस में हो जाएगा उल्लेखित? अनुच्छेद 125 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीशों का वेतन और उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? कोई कमी नहीं की जा सकती है। बताइएगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए, निर्धारित किया गया है। बताइएगा सबसे अधिक समय तक भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो कितने दिनों तक? हाँ 2696 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सही जवाब हो जाएगा। अभी वर्तमान में सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मित हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मित हुए हैं। बताइएगा सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कमल नारायण सिंह। यह कितने दिनों तक रहे थे? 17 दिनों तक रहे थे। जबकि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कितने दिनों तक हो जाएंगे? 2696 दिनों तक यह निर्मित रहे थे भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 124 के 7 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। बताइएगा सिविल मामलों में अपील का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये 133 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 133 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार 134 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 134 में हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय का पुनर्विचार कर सकने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 137 में इसका उल्लेख। परामर्श 143 में। बताइएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 6 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता जो है वह भारत का नागरिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? भारत का नागरिक होना कंपलसरी हो जाएगा। बताइएगा कम से कम कितने समय अवधि तक वह न्यायिक पद पर धारण करने से पूर्व उनको कितने दिनों तक न्यायालयों में अधिवक्ता रहना होगा? 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना अनिवार्य होता है। और बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 221 हो जाएगा। उच्च न्यायालय का जो हो जाएगा 221 हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते और पद की शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बताइएगा विशेष अनुमति से अपील का अधिकार जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकती है,
इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 136 में इसका उल्लेख हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 136 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और बताइएगा पद विमुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद विमुक्ति के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों को के द्वारा हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है? ये 100 हो जाएंगे। और राज्यसभा के कितने सदस्य? 50 हो जाएंगे। लोकसभा से 100 एवं राज्यसभा से 50 हो जाएंगे। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी भारत की? ये चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। और बताइएगा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वुलर झील हो जाएगी। और वुलर झील किस राज्य में हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये यमुना नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। और बताइएगा यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये यमुनोत्री बंदरपुछ हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? बंदरपुछ हिमाचल प्रदेश से। बताइएगा सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा हो जाएगा? टेहरी बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टेहरी बांध हो जाएगा। और टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 260.5 मीटर हो जाएगी। और टेहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? यह उत्तराखंड में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? भारत रत्न हो जाएगा। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई है। सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। 2014 में इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। बताइएगा भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा सम्मान है? यह परमवीर चक्र हो जाएगा। ये परमवीर चक्र हो जाएगा भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। और बताइएगा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा हो जाएगा। सेंट कैथेड्रल गोवा हो जाएगा। और बताइएगा गोवा को पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति कब मिली थी? 1961 में मिली थी। 1961 में पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति मिली थी। बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा हो जाएगा। और यह नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पीतमपुरा नई दिल्ली। बताइएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भी बोल देगा। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इससे पूछेगा तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला समुद्री तटरेखा वाला राज्य तब गुजरात हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? ये मेरीना बीच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेरीना बीच चेन्नई हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली भारत की नदी कौन सी है? ये कोसी नदी हो जाएगी। और कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है। बबलू जी थोड़ा संभाल के बताइएगा डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगी। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी? नर्मदा और ताप्ती ही हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा द्वीप हो जाएगा? माजुली द्वीप हो जाएगा। और ये विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और बताइएगा सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगी। बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा पतन है? ये लेह लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेह लद्दाख हो जाएगा। और बताइएगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। राजस्थान से पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग होकर हो जाएगा जिसके कारण राजस्थान पहले स्थान पे आ गया? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 36 उत्तराधार 1915। बताइएगा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी भारत की? नमो भारत हो गई है। हाल फिलहाल में नमो भारत हो गई है। बताइएगा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लिबर्टी जो है बबलू जी वो यूएसए में है। यूनिटी गुजरात भारत में हो जाएगा। लिबर्टी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है शायद।
लिबर्टी सेंट फ्रांसिस्को ये शहर है। 182 मीटर है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ये अटल सेतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अटल सेतु। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 21.8 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21.8 किलोमीटर हो जाएगी। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध का होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं किस बुक से करा रहे हैं, किस बुक से करा रहे हैं, तो आज हम विशेष तौर पे आप लोगों को बुकों का नाम आपको पहले बता देते हैं। अब जो आगे जो आ रही है सीरीज में वह दृष्टि पब्लिकेशन की साइंस हो जाएगी, क्विक बुक हो जाएगी, साइंस की क्विक बुक। बताइएगा आवर्त सारणी में कितने ब्लॉकों का उल्लेख किया गया है? 4 ब्लॉकों का उल्लेख किया गया है। कितने ब्लॉकों का उल्लेख किया गया? 4 ब्लॉक। एसपीडीएफ हो जाएंगे। बताइएगा संक्रमण तत्व वाला ब्लॉक किस ब्लॉक को कहा गया है? डी ब्लॉक को कहा गया है, संक्रमण तत्व वाला ब्लॉक कहा गया है। और बताइएगा आंतरिक संक्रमण तत्व वाला ब्लॉक किसे कहा गया है? यह एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व वाला ब्लॉक कहा गया है। बताइएगा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी किस क्रिया का पता चलता है? उनकी किस क्रिया का पता चलता है? किस प्रकृति का पता चलता है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। किसका पता चलता है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी ने किनकी आवर्त सारणी की कमियों को दूर किया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को दूर किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 118 हो जाएगी। और 118वां तत्व कौन सा है? ओगेनेसॉन हो जाएगा। और ओगनेसॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा? ओजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजी हो जाएगा। बताइएगा आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा तत्व है? ये फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। और बताइएगा जबकि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? यह फ्रेंसियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रेंसियम। और फ्रेंसियम का प्रतीक क्या है? एफआर हो जाएगा। फ्रेंसियम का प्रतीक हो जाएगा एफआर। बताइएगा एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कक्षा की दूरी ही क्या दर्शाती है? उसका इलेक्ट्रॉन उसके साइज, परमाणु के साइज को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? परमाणु के साइज को दर्शाती है। और बताइएगा हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 37 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 37 पिकोमीटर होती है। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 12 हो जाएगा। 10 पावर -12। बताइएगा आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पे परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटती है। बाएं से दाएं जाने पे त्रिज्या जो हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या, वो घटेगी। और इधर से इधर जाओ तब बताइएगा आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पे संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी आवेश क्या हो जाता है? यह बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा प्रभावी आवेश। और बाईं ओर से दाईं ओर जाने में आवर्त सारणी में धात्विक गुण में क्या परिवर्तन आता है? यह घटेगा। धात्विक गुण क्या हो जाएगा? घटेगा, जिसमें कमी आ जाएगी। बताइएगा आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे अधात्विक गुण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण घटेगा जबकि अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। बताइएगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? यह क्षारीय हो जाएगी। धातु बोल रहे हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाती है। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। बताइएगा किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। बताइएगा आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के प्रथम आयनन विभव पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रथम आयनन विभव बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम आयनन विभव बढ़ जाएगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो रसायन विज्ञान जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पर्यावरण विज्ञान, इसी को हिंदी में बोल दिया, हम इंग्लिश में बोल दिए, अंग्रेजी में।
बताइएगा वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों को की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं वो कैसे प्रदूषक कहलाते हैं? प्राथमिक द्वितीयक कहलाते हैं। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। बताइएगा वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं कैसे प्रदूषक कहलाते हैं? यह प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक प्रदूषक। और बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह किस प्रदूषक का स्वरूप हो जाएगा? यह प्राथमिक का हो जाएगा। और दमघुट्टू गैस ये भी प्राथमिक का हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ये भी प्राथमिक प्रदूषक का ही स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा धूप, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वह कैसे प्रदूषक हो जाएंगे? यह द्वितीयक प्रदूषक हो जाएंगे। और ओजोन कैसा प्रदूषक हो जाएगा? यह भी द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। बताइएगा वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवित गतिविधियों के कारण निर्मित होते हैं उन्हें कैसा प्रदूषक कहा जाता है? जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहा जाता है। बताइएगा वैसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता वो कैसे प्रदूषक कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाएंगे। और बताइएगा कागज कैसा प्रदूषक है? जैव निम्नीकृत प्रदूषक हो जाएगा कागज। और जबकि बताइएगा प्लास्टिक कैसा प्रदूषक हो जाएगा? जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक हो जाएगा। बताइएगा वायु में किसी भी हानिकारक ठोस तरल या गैस की मात्रा मिल जाने के कारण परोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुंचती है इसको क्या कहा जाता है? इसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाता है। बताइएगा वायु में विभिन्न गैसें निर्मित होती है। वायु जो है विभिन्न गैसों का निर्माण से निर्मित होती है। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आता है? 78% हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोयला के दहन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस उत्पाद का निर्माण होता है? यह राख का हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? राख का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कार्बन यौगिक प्रदूषक जो होते हैं वो इनका स्रोत प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का दहन एवं मोटर गाड़ियां हो जाएंगी। कार्बनिक यौगिक प्रदूषकों का निर्माण जीवाश्म ईंधन या दहन, जीवाश्म ईंधन के दहन या मोटर गाड़ियों से निर्मित होता है। बताइएगा नाइट्रोजनों के यौगिक जो होते हैं वो प्रदूषक के रूप में जो कार्य करते हैं इनका उत्पादन कौन कौन करता है? यह ताप संयंत्र हो जाएंगे, मोटर वाहन एवं वायुमंडलीय अभिक्रिया हो जाएगी। बताइए मेथेन जो प्रदूषक के रूप में निर्मित होता है इसका निर्माण कहाँ किससे होता है? यह आर्द्र भूमि एवं धान के खेतों से होता है। किससे होता है? आर्द्र भूमि एवं धान के खेतों से होता है। और बताइएगा वर्तमान में बिहार में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो 5 कटिहार वाला हो गया, एगो नया हो गया ना। पहले 5 था अब 6 हो गया। जिसमें एक गोकुल बक्सर हो जाएगा, उदयपुर पश्चिम चंपारण, नागी नकटी जमुई और कावरताल बेगूसराय और एगो नया कटिहार बोगाबिल कटिहार भी जुड़ गया। मान्यता नहीं मिला। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस आप लोगों के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पे कौन सा गुण नहीं बदलता है? संयोजकता गुण नहीं बदलेगा। जबकि नीचे जाने पर कक्षा की या कोशों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। संयोजकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि कक्षा में वृद्धि हो जाएगी। बताइएगा किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है? यह फ्रांसियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। किसमें सबसे न्यून आयनीकरण ऊर्जा होती है? यह फ्रांसियम हो जाएगा। बताइएगा किस समूह में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम में हो जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम में। बताइएगा परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? इसमें तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शनेबल है ये। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सिर्फ केवल गैस ही है? ये पहली हो जाएगी। पहली में हो जाएगी। आवर्त पूछ रहे हैं, समूह थोड़े पूछ रहे हैं, आवर्त पूछ रहे हैं। पहले आवर्त में हो जाएगा। बताइएगा
लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट कहाँ पाए जाते हैं? ये आंतरिक संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण में हो जाएंगे, एफ ब्लॉक। बताइएगा फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फ्रांसियम का, जिसकी आयनन ऊर्जा सबसे न्यून होती है, 87 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 87 हो जाएगी फ्रांसियम की। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं और उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी अधातु है? बाईं और, ये हाइड्रोजन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। और हाइड्रोजन को क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन भी कहा, भविष्य का ईंधन कहा गया, आवारा तत्व हो जाएगा। बताइए तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। और पहला समूह क्या कहलाता है? क्षारीय धातु कहलाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? यह एस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के पहले एवं दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के ब्लॉक के रूप में बताना है, एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। बताइएगा न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तक निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरे के तत्व के, तीसरे की तरह भांति दिखता है। बताइएगा किसी तत्व के परमाणु में केवल कुल 2 कोष और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा तत्व हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और धातुओं की संख्या कितनी है? क्रमशः बताना है। धातु 91, उपधातु 7 और अधातुओं की संख्या 20 हो जाएगी। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक SPDF में बांटा गया है। बताइएगा आवर्त सारणी में P ब्लॉक और D ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं? P ब्लॉक में 40 हो जाएंगे और D ब्लॉक में 37 हो जाएंगे। बताइएगा आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं? 11 हो जाएंगे। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं? 11 हो जाएंगे। बताइएगा आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? ऑक्सीगन हो जाएगा, ओजी, जिसको ऑक्सीगन। बताइएगा आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? यह हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और बताइएगा कौन सा शून्य तत्व का, शून्य समूह का एकमात्र तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं? यह हीलियम हो जाएगा। बाकी सब में कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। हीलियम रह जाएगा जिसमें 2 ही रहते हैं। बताइएगा आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? यह 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से साथियों जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य महेश बर्णवाल रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का NCERT सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाली तरंग कौन सी तरंग होती है? ये अवरक्त तरंग हो जाएगी। कौन सी तरंग हो जाएगी? अवरक्त हो जाएगी। और टीवी रिमोट में कौन सी तरंग है? अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य हो जाएगा। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर हो जाता है। बताइएगा आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों की, आंतरिक भागों के जांच के लिए किस जांच का प्रयोग किया जाता है? इंडोथर्मिक जांच करती है। इंडोथर्मिक, बाह्य आंतरिक रहेगा तो इंडो, बाह्य रहेगा तो एक्सोथर्मिक। बताइएगा कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। बताइएगा क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? यह एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगी। ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगी, जबकि प्रकाश, देखिए अनुप्रस्थ में प्र लगा हुआ है तो प्रकाश
और धैर्य में ध्वनि में ध लगा अनुधैर्य, इससे याद रख सकते हैं। के भवन पुरा बताइएगा, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? यह रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, गामा किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, गामा किरणों का आवृत्ति प्रयास किस के मध्य रहता है? 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, गामा किरणों का प्रयोग किस में किया जाता है? किसके उपयोग के लिए किया जाता है? यह नाभिकीय अभिक्रिया या कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है गामा किरणों का प्रयोग। बताइएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की है? WC रोएंटजन के द्वारा की गई है, सही जवाब है। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है कि नहीं मिला है? मिला हुआ है। बताइएगा, दृश्य किरण या विकिरण की खोज किसने की है? न्यूटन ये न्यूटन महाशय के द्वारा की गई है। न्यूटन को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। न्यूटन को नहीं मिला है, उसको मिला है आइंस्टीन को मिला है, न्यूटन को नहीं मिला है। बताइएगा, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? ये मार्कोनी के द्वारा की गई थी। और लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की है? ये हेनरिक हर्टज के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? हेनरिक हर्टज के द्वारा की गई है। और अवरक्त विकिरण की खोज किसने की है? ये विलियम हर्शल के द्वारा की गई है, अवरक्त विकिरण की खोज। बताइएगा, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत में प्रत्यावर्तित होती है? यह आयन मंडल में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? आयन मंडल में हो जाएगी। बताइएगा, कुलीज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग यह एक्स किरणों को उत्पन्न करने में किया जाता है, कुलीज नलिका का प्रयोग। बताइएगा, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? यह कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बताइएगा, बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का प्रयोग है। माइक्रोवेव में नहीं देखते हैं आप, ब्रेड को टोस्ट करते हैं, माइक्रोवेव। बताइएगा, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। कौन सी किरण होती है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में? ये अवरक्त किरण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अवरक्त किरण हो जाएगी। बताइएगा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? से तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। बताइएगा, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। तो साथियों, फिजिक्स कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य आधुनिक इतिहास प्रारंभ किया, आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां में की गई थी? 1906 में ढाका में की गई थी। तो बता दीजिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में ही हुआ था। जब स्थापना हुई तो ढाका ही में हुआ सम्मेलन। बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किन्होंने की थी? ये आगा खान, नवाब समीउल्लाह एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ढाका, कराची, अमृतसर। दूसरा जो था 1907 में कराची में हुआ था। और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? 1908 के तृतीय मुस्लिम अधिवेशन में की थी। मुस्लिम लीग की अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन में। बताइएगा, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी लंदन में? अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी। बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दिया गया था। बताइएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कैसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बताइएगा, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, शेरे पंजाब के उपनाम से कौन प्रख्यात थे?
लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और बताइए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किन्होंने की थी? 1896 ये लाला लाजपत राय के द्वारा 1896 में। 94 होगा, हाँ 94 होगा, 96 नहीं। बताइएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस के दो गुट के नेताओं का नाम बता रहे हैं, उदारवादी या उग्रवादी उग्रवादी हो जाएंगे। बताइएगा इस फिरोज शाह मेहता किस दल से थे? उदारवादी नेता हो जाएंगे। किस गुट के हो जाएंगे? उदारवादी। और बताइएगा उग्रवादी के कौन कौन थे? लाल बाल पाल एवं अरविंदो घोष हो जाएंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल भी हो जाएंगे। लाल बाल पाल। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किन्होंने लगाया था? यह बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किन्होंने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। बताइएगा वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? यह बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। और इन्हें कहाँ कैद किया गया था? बर्मा के मांडले जेल में कैद करके रखा गया था। कहाँ कैद करके रखा गया था? बर्मा के मांडले जेल में। बताइएगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? यह संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करने की प्रवृत्ति थी। बताइएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था? 1893 में किया गया था। और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ 1895, ये भी बीजी तिलक के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली दरबार जो है 3 बार लगा था। दिल्ली दरबार पहली बार 1877 में 1877 में लगा था लिट्टन के शासनकाल में। जबकि तीसरी बार कब लगा था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में लगा था। और इसी दूसरी बार 1903 में लगा था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और प्रेस पे प्रतिबंध भी कर्जन के कार्यकाल में। कर्जन के कार्यकाल में ही लगा था। तब ना रिपन आए थे हटाए, और सॉरी लिट्टन आए थे। लिट्टन के कार्यकाल में लगा था। ये बंगाल विभाजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था 1905 में। बताइएगा द्वैत शासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लियोनस कार्टिनस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लियोनस कार्टिनस को कहा जाता है। और बताइए बंगाल में द्वैत शासन का जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आधुनिक भारत हिस्ट्री से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य जो है स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आईएलओ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी। और बताइए आईएलओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये जेनेवा में हो जाएगा। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? आईएलओ के गिलबर्ट होंगवे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिलबर्ट होंगवे। और बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। इंटरपोल का लियोनस फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन हो जाएंगी अभी वर्तमान में? राष्ट्रमंडल की ये शार्ली बोचवे हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? शार्ली बोचवे हो जाएंगी। बताइएगा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। और एंटोनियो गुटेरस किस देश से हो जाएंगे? ये पुर्तगाल से हो जाएंगे। किस देश से हो जाएंगे? पुर्तगाल से हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और IMF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन DC हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? IMF के क्रिस्टलिनिया जॉर्जिएवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिएवा हो जाएंगी। और बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये भी वाशिंगटन DC में अवस्थित हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हो जाएगी। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा हो जाएंगे, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हो जाएंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हो जाएंगे। बताइएगा
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब की गई थी? 1945 में हो जाएगा और इसका मुख्यालय रोम इटली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? द हेग नीदरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह भी 1945 में हुई थी। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। ये 1948 में WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ट्रोडस अधोनाम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ट्रोडस अधोनाम हो जाएंगे। बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। और नाटो के वर्तमान में महान सचिव कौन है? मार्क रूटे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे। और बताइए नाटो का 31वां सदस्य कौन सा था? फिनलैंड हो जाएगा। और 32वां सदस्य स्वीडन हो जाएगा। 32वां सदस्य स्वीडन, 31वां फिनलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। बताइएगा नाम की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुई थी। और नाम का जो है मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जकार्ता इंडोनेशिया में। बताइएगा 114 बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत योजना प्रारंभ की है? ये पंजाब राज्य के हो जाएंगे। किस राज्य के हो जाएंगे? पंजाब राज्य के हो जाएंगे। 114 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 ठीक। बताइएगा किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। बताइएगा कौन सा देश पहली बार बीजिंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? यह अपना भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? अपना भारत करेगा। बताइएगा किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएगी। बताइएगा 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना यह उड़ीसा में की गई है। और सुभद्रा योजना कहाँ प्रारंभ की है? यह भी उड़ीसा में प्रारंभ की गई है। बताइएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह कंगना रनौत को किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को किया गया है। और वर्तमान में कंगना रनौत जो है कहाँ से सांसद निर्वाचित है? मंडी हिमाचल प्रदेश से हो जाएंगे। और इन पे अभी हाल फिलहाल में मानहानि का जो केस था इनमें माफी मांगी है। किसान आंदोलन के बारे में ने टिप्पणी की थी। बताइएगा भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किस कंपनी के द्वारा? ये BSNL के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। बताइएगा किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर प्रारंभ किया है? यह अमेरिका के द्वारा। और ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा। ईरान को जो परमाणु हथियार जो यानी कि परमाणु प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल तत्पर है। एकदम ऑपरेशन पे ऑपरेशन चला रहा है। बताइएगा किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? यह केरल हो जाएगी। और बताइए शांत घाटी किस राज्य में? केरल। और डेथ वैली मृत घाटी यह अमेरिका में, कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगी। बताइएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? ये विराज। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विराज हो जाएगा। बताइए जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। और घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब आई थी? 1975 में। सही जवाब 1975 में आई थी। बताइएगा सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। बताइएगा किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? यह यूरोपीय देश है, रोमानिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोमानिया हो जाएगा। बताइए भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया गया है? किस देश को किया गया भारत के द्वारा? यह गिनी को किया गया। किस देश को किया गया? गिनी को किया गया। पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी किस महादेश में हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में।
बताइएगा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किनको सम्मानित किया गया है? ये पार्वती तर्की हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पार्वती तर्की हो जाएंगी। बताइएगा ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? यह कतर में किया है। कहाँ किया है? कतर में किया है। और बताइए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किस देश को हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अभी लगातार जो है ना इंग्लैंड में ही हो 3 टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में ही लॉर्ड्स में होगी। बताइएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? एनर्जी ट्रांजिशन रैंकिंग इंडेक्स में ये 71वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71वां हो जाएगा। बताइएगा ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ईरान से अपने नागरिकों को भारत निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार, सासाराम में। बताइएगा संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? यह ब्राजील में किया गया। कहाँ किया गया? ब्राजील में। वही ना एससीओ ब्रिक्स वाला वो चीन में हो। एससीओ वाला तो चीन में ही होगा। 25 में चीन में कोई जगह का नाम है। गलत टिक लगा लिया। बताइएगा किस राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक रूप में कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। 97 ब्रिक्स है। बताइएगा किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किस संगठन के द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की गई। बताए नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ये डांगेटी जानवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? डांगेटी जानवी हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? यह साइप्रस से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? साइप्रस से हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। किसके रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। बताइएगा किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? यह चेकिया में। किस देश में हो जाएगा? चेकिया में हो जाएगा। बताइएगा भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? ये 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कब से हो जाएगी? 1 अक्टूबर 2026 से। बताइएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? किस वर्ष से प्रारंभ करेगा? वर्ष में 2 बार 2026 से कराएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? असम राज्य के द्वारा दिया गया। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा हो जाएंगे। और बताइएगा हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? नव्या योजना विकसित @भारत 2047 हो जाएगा। विकसित भारत @2047 है। बताइएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जयपुर राजस्थान में किया। और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में। बताइएगा भारतीय संरक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन यह देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किन्होंने संभाला है हाल फिलहाल में 2025 में? ये क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। और किस देश की हो जाएंगी? जिम्बाब्वे की हो जाएंगी। क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ की हो जाएंगी? जिम्बाब्वे की हो जाएंगी। और बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है हाल फिलहाल में? 115 हो जाएगा। शांति में 115। बताइएगा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ में शुरू किया गया है? यह गुजरात के कच्छ में किया गया है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन कौन से देश मिलकर करेंगे? यह भारत एवं श्रीलंका करेंगे, जिसमें अभी हाल फिलहाल में
वर्तमान स्थिति में भारत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। तो हाँ, कल ही फाइनल है। तो साथियों, आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि हमारे इस ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। लेंथेनाइड तत्व किस आवर्त में आते हैं? लेंथेनाइड तत्व जो है वह किस आवर्त में आते हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो, तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।